जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता मेरे दोस्त, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 5 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए टॉप मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये वीडियो हमारा फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है, या फिर जो अभी 5th या 6th सेम में है वो भी हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम देंगे, उसमें हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एटम बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एटम बम जो है, परमाणु बम, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियर फिजन, सेकेंड ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन, और थर्ड ऑप्शन बोथ द न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, थर्ड ऑप्शन आयोनाइजेशन। अब फिजन और फ्यूजन में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूँगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम में ये फिजन और फ्यूजन में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको एक छोटा सा ध्यान याद रखना है कि जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, यू है, और यू से क्या होता है, एक वर्ड आप यहाँ पे याद रखिएगा, यूनियन। एक वर्ड याद रखिएगा, यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब जो मिलता है, ठीक है। तो एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। तो विखंडन में टूट के अलग होता है और संलयन में क्या होता है, मिलता है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए यू वाला जो होता है वो यूनियन वाला होता है, मिलने वाला होता है, और परमाणु बम जो है विखंडन वाला है। इसलिए एग्जाम में आप लोग अब कंफ्यूज मत होइएगा और इसका राइट आंसर न्यूक्लियर फिजन मारिएगा। ओके, फिजन दैट मीन्स विखंडन। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे अब गलत तो नहीं होगा, जो हमारे वीडियो को देख लिए हैं उनसे गलत तो नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑफ द। ये आउट ऑफ 4 ऑप्शंस इन विच एटम्स न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट? आउट ऑफ 4 ऑप्शन, सॉरी, ये चारों में से किस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। तो आपको हमने एक वीडियो में बताया भी था इसका आंसर, एक हिंट, ऐसा हिंट दिया था कि हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या होता है, 1 1 होता है। और उसमें जो हम न्यूट्रॉन का संख्या निकालते हैं उसमें दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एक वीडियो में हमने बताया था कि हाइड्रोजन में वो 0 न्यूट्रॉन है। तो इसी में कह रहा है कि इस सब में हीलियम में भी, कार्बन में भी और आर्गन में भी क्या है, न्यूट्रॉन है, और हाइड्रोजन में नहीं है क्योंकि उसमें 0 न्यूट्रॉन है। ओके, तो फिर बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, इज बेस्ट ऑब्टेन्ड बाय गैसेस एट। अब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए लो प्रेशर हाई टेम्परेचर,
ऑप्शन बी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी लो प्रेशर लो टेम्परेचर और ऑप्शन डी नन। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होता है वो होता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अच्छे से देख लीजिए आप इस ऑप्शन को, आपको मिलने वाला है किसी न किसी एग्जाम में। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस स्टेट्स दैट, गैस का जो बॉयल का नियम है वो क्या कहता है। तो ऑप्शन ए प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या फिर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जहां पे टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैसेस रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन सी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैसेस, और ऑप्शन डी पी बाय भी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P इक्वल टू भी, ऐसा कह रहा है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर और गैस का मास दोनों कांस्टेंट होता है, वही होता है बॉयल्स लॉ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आयनिक रिएक्शन अकर्स इन, और ये भी क्वेश्चन MRPL के अप्रेंटिस के एग्जाम में पूछा गया था। किस एग्जाम में पूछा गया था? MRPL के अप्रेंटिस का एग्जाम जो रिटन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ओनली, ऑप्शन बी लिक्विड स्टेट ओनली, ऑप्शन सी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी एनी स्टेट। तो आयनिक रिएक्शन जो होता है वो होता है सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वल टू कन्फर्म टू द लॉ ऑफ, ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी गैसेस वॉल्यूम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन जो है, आप ये तो 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, संतुलित समीकरण, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज चेंज द, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या रोल है। तो ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑप्शन बी एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन सी फाइनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और ऑप्शन डी टेम्परेचर। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। इस क्वेश्चन में आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर। ओके, और थोड़ा सा इसका देखते हैं। फर्स्ट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, सीआरई में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आप लोग पढ़े होंगे रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कहीं पे कंसंट्रेशन नज़र नहीं आ रहा है, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली। ओके, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ ए फर्नेस इज एन इंडिकेशन ऑफ द डैश यूज इन द फर्नेस। अगर फर्नेस से के चिमनी से काला धुआं बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, लो अमाउंट ऑफ एक्सेस कंबशन एयर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस कंबशन एयर, हाइड्रोकार्बन फ्यूल, पल्वराइज्ड कोल एज फ्यूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लो अमाउंट ऑफ एक्सेस कंबशन एयर। इसी के वजह से फर्नेस के चिमनी के से जो है काला धुआं बाहर आने लग जाता है, ठीक है। काफ़ी सरल भाषा में हिंदी में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन सामने आए तो आप क्वेश्चन देखो और ये वीडियो मन ही मन याद करो, मुस्कुराओ और आंसर लगा दो। इतना सिंपल भाषा, हम आसान भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर फीड वाटर इज डन टू रिड्यूस। अब BFW का बॉइलिंग फीड वाटर का जो ड्यूरेशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है? और ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो गुजरात रिफाइनरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। ये गुजरात रिफाइनरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ऑप्शन ए, फोमिंग फ्रॉम बॉयलर। ऑप्शन बी, इट डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, इट्स सिलिका कंटेंट और कॉस्टिक इन्विटरमेंट। तो BFW का जो ड्यूरेशन किया जाता है वो किया जाता है इट डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट को कम करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको हमारा वीडियो डेफिनेटली याद आएगा। अगर आप हमारा वीडियो देख के गए हैं, क्वेश्चन देखेंगे, मुस्कुराएंगे और आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज रिमूव फ्रॉम द वाटर बाय लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस से क्या रिमूव करते हैं वाटर से? फॉल, स्मेल एंड टेस्ट, आयरन एंड मैग्नीज, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो लाइम सोडा प्रोसेस से आप लोग एक पढ़े होंगे, एक चैप्टर था वाटर ट्रीटमेंट का केमिकल टेक्नोलॉजी में, उसमें आप लोग पढ़े होंगे किसी न किसी सेमेस्टर में। हर स्टेट का तो सिलेबस थोड़ा अलग अलग होता है, तो आप किसी न किसी सेमेस्टर में वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़े होंगे। तो उसमें लाइम सोडा प्रोसेस के द्वारा जो है टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी आपको डाउट हो तो उसी समय आप बुक में देख लीजिए, इससे आपका धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके माइंड में होता चला जाएगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर पॉल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन। एटमॉस्फेरिक एयर का जो पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषक है,
पोल्यूटेंट्स वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में किस लेयर में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मेसोस्फेयर? सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जो है, सबसे ज़्यादा कचरा इन द सेंस जो सबसे कंपेयर टू ऑल लेयर्स, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस लेयर में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा लेयर के बारे में चर्चा कर दें एग्जाम में। तो ये देख रहे हैं सब पृथ्वी, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ से सबसे नज़दीक में जो होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर। 0 से 10 किलोमीटर तक के रेंज में जो होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, और 10 से 30 तक जो होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और 30 से 50 तक जो होता है वो होता है मेसोस्फेयर, और 50 से 400 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फेयर, और 400 से ऊपर होता है एक्सोस्फेयर। तो पृथ्वी का जो सबसे फर्स्ट लेयर है, इसी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। तो याद हो रहेगा आप लोगों को, कभी कभी इस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉइज लेवल ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन एमंग मैन इज अबाउट 2 डेसिबल। यहाँ कह रहा है कि मैन नॉट ओमेन। ओमेन तो कभी कभी चिल्लाने लग जाती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में जब मैन बात करता है, जस्ट फॉर जोकिंग, अगर कोई ओमेन देख रही हो तो डोंट माइंड, जस्ट फॉर जोकिंग। नॉइज लेवल ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन एमंग मैन, जब नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितना डेसिबल नॉइज होता है? तो ऑप्शन ए 10 डेसिबल, ऑप्शन बी 45 डेसिबल, ऑप्शन सी 90 डेसिबल, और ऑप्शन डी 115 डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डेसिबल। जब नॉर्मली एक मैन बातें करता है तो 45 डेसिबल का नॉइज होता है। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने का ये यूनिट है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता है कि साउंड, ये ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यूनिट कौन सा है, तो वहाँ पे हम लोग डेसिबल लगाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो भी गाड़ियाँ सब चलती है उसमें मेन पॉल्यूटेंट्स कौन सा होता है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी NO, और ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हल्दिया रिफाइनरी के एग्जाम में। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इजी और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी NO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H2 हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिंथेसिस गैस के बारे में आइडिया दे देना चाहता हूँ कि सिंथेसिस गैस जो है वो CO और H2 का मिक्सचर है। सिंथेसिस गैस ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल सकता है, सिंथेसिस गैस इज द मिक्सचर ऑफ। तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे CO और H2। और इसी क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा पूछ देता है सीन गैस। सिंथेसिस गैस को ही सीन गैस बोला जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे भी लगाना है CO और H2। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि IGCAR इंदिरा गांधी RC
इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि सीन गैस किसका किसका मिक्सचर है, तो मैं पढ़ के गया था सिंथेसिस गैस जो कि ओपी गुप्ता में लिखा हुआ है, और वहाँ पूछ दिया सीन गैस। हो गए हम कंफ्यूज, हम सोचे कुछ नया दूसरा गैस है, और वहाँ हम गलत करके आ गए थे। तो जो गलती मैंने किया आप लोगों से ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ये लेकर के आ गया। सीन गैस किसका किसका मिक्सचर है, तो यह है CO और H2 का। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उठा सके। धन्यवाद।